गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज डेट है 14 सितंबर 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश ने एक नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गायोफेन 5O2 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो आपका उत्तर होगा चीन। चीन ने हाल ही में एक नए अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जिसका नाम गायोफेन 5O2 है, उसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। गायोफेन 5 चीन की पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों की एक सीरीज है और इस सीरीज में गायोफेन 5O2 24वां सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट के माध्यम से चाइना पृथ्वी का अवलोकन करेगा। साथ ही चाइना के द्वारा जो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं उनकी ट्रैकिंग की जाएगी, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। क्लियर हो गया? तो यह है इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट किस देश में शुरू हुआ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो कि सक्षम है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्ट करने में, किस देश में लॉन्च हुआ है, शुरू हुआ है, स्थापित किया गया है? तो आपका उत्तर होगा आइसलैंड में। इसको भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे, ठीक है। इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ते हैं। इस प्लांट का नाम क्या है? तो याद रखेंगे इस प्लांट का नाम है द ओरका प्लांट, ठीक है। और ओरका का मतलब स्थानीय भाषा में, किस देश की स्थानीय भाषा? आइसलैंड की स्थानीय भाषा में ओरका का मतलब होता है एनर्जी, ठीक है। इसीलिए इसको नाम दिया गया है ओरका प्लांट। इसमें 8 कंटेनर हैं जिसमें हाईटेक फिल्टर और फैन लगे हुए हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से निकालने में सक्षम है। तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा प्लांट लगाया है जो कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर सकता है और हवा को शुद्ध कर सकता है, साफ कर सकता है। क्लियर हो गया? तो आपका उत्तर होगा यहाँ पर आइसलैंड। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। ये कौन से नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था? तो आपका उत्तर होगा 13वें नंबर का, ठीक है। बात करें ब्रिक्स के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यानी जितने इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्हीं कंट्रीज़ के पहले लेटर को लिया गया है और ये फॉर्म किया गया है ब्रिक्स, ठीक है। साथ में इनकी जो अध्यक्षता होती है, तो जिस क्रम में ये ब्रिक्स में लगे हुए हैं उसी क्रम में हर वर्ष प्रत्येक वर्ष जो अध्यक्षता है वह शिफ्ट होती रहती है। यानी अगर इस बार इंडिया की बारी है तो अगली बार फिर चाइना की बारी होगी, ठीक है। ब्रिक्स का फॉर्मेशन कब किया गया था? तो ब्रिक्स का फॉर्मेशन किया गया था वर्ष 2006 में और 2006 से लेकर 2009 तक इसे केवल ब्रिक के नाम से जाना जाता था। 2010 में इसे साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया और उसके बाद इसका नाम बदल कर हो गया ब्रिक्स। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ठीक है, तो अध्यक्ष चुना गया है ग्रीस मुर्मू को। इसको आप लगाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किसके अध्यक्ष बने हैं? एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान के, ठीक है, जिसे शॉर्ट में एसओसाई बोलते हैं। तो एसओसाई के बोर्ड और उसी के लिए एसओसाई की 15वीं असेंबली द्वारा मंजूरी दी गई। भारत 2024 में एसओसाई की 16वीं असेंबली की मेजबानी करेगा, ठीक है। तो कौन सी असेंबली में ग्रीस मुर्मू अध्यक्ष बने हैं एसओसाई के? तो आपका उत्तर होगा 15वीं असेंबली में, ठीक है। क्लियर हो गया? और 15वीं असेंबली में ही अध्यक्षता भी करेंगे। ये लिखा हुआ है उसी के लिए, यानी उसी की अध्यक्षता भी करेंगे, ठीक है। और भारत होस्ट कब करेगा इसका? तो मेजबान देश कब होगा? तो होस्टिंग कंट्री रहेगी ये 2024 में, जब 16वीं एसओसाई की बैठक होगी। इसके साथ याद रखेंगे ग्रीस मुर्मू का कार्यकाल 3 साल का है। क्लियर हो गया? ठीक है। आगे बात करें एसओसाई के बारे में, एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के बारे में, तो इस संगठन की स्थापना 1979 में हुई थी। कब हुई थी? 1779 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसमें कुल 47 सदस्य देश हैं। इस संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य रूप से किस प्रकार से लेखा परीक्षा संस्थानों की निगरानी की जाए, कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, लेखा परीक्षण करने के लिए, इन सब संबंध में जो विचारों का आदान प्रदान है वह इस संस्थान के माध्यम से किया जाता है।
और इसी के अध्यक्ष बने हैं 3 साल के लिए गिरीश मुर्मू। तो इसको आप लगाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साथ में स्थापना का वर्ष जरूर याद रखेंगे 1979 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको आप लगाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये हैं इकबाल सिंह लालपुरा, जो कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बात करें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना संसद के द्वारा 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम एक्ट के नियमन के साथ हुई थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो नोट करेंगे, मोहम्मद सरदार अली खान। ठीक है, मोहम्मद सरदार अली खान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आपका उत्तर होगा इकबाल सिंह लालपुरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की श्रेणी में पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो ये हैं 3 गांव। पहला है तेलंगाना का पोचमपल्ली, दूसरा है मध्य प्रदेश का लाडपुरा खास गांव, तीसरा है मेघालय का कोंगथोंग गांव। ये तीनों गांव विश्व पटल पर उभरे हैं। किस लिए? पर्यटन के क्षेत्र में अपनी जो प्राकृतिक संपदा है, समृद्धि है, उसको सहेजने के लिए। ठीक है, तो इन 3 गांवों को विश्व पटल में इनका नाम उभरना इनके लिए अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो याद रखेंगे इन तीनों गांवों के नाम। सबसे ज़्यादा चर्चा में मध्य प्रदेश का लाडपुरा खास गांव है। ये जो ग्रामवासी हैं उन्हीं के प्रयास से ऐसा संभव हो सका है, इसीलिए ये ज़्यादा चर्चा में है। तो आपको नाम तो तीनों की याद रखने हैं। ठीक है, और किन संगठन ने इनको नामित किया है विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की श्रेणी में? तो आपका उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO। संख्या अगर पूछी जाए तो कुल 3 होगी और तीनों के नाम आप एक जगह नोट कर लेंगे। पहला है तेलंगाना का पोचमपल्ली, दूसरा है मध्य प्रदेश का लाडपुरा खास गांव, तीसरा है मेघालय का कोंगथोंग गांव। ठीक है, तो आपका विकल्प इसमें डी सही होगा। इनमें से सभी गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की श्रेणी में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 की 50 शिक्षकों की लिस्ट में किस या किन भारतीयों को जगह दी गई है? तो भारत से कुल 2 शिक्षक शामिल हैं विश्व के 50 सबसे अच्छे शिक्षकों की लिस्ट में। उनमें से पहला नाम है सत्या मिश्रा जी का, दूसरा नाम है मेघना मुसुंडी का। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा सी, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपने आप में भारतीयों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की सूची में भारत के 2 शिक्षकों को स्थान मिला है। पहले हैं सत्या मिश्रा, दूसरी हैं मेघना मुसुंडी। तो याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है? तो आपका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर ने टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, राज्य में रोजगार को पैदा करना, ये उद्देश्य है टूरिस्ट विलेज नेटवर्क का, जिसको लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्शन फॉर नेचर के द्वारा इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये लगाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये हैं 12 वर्ष के मुंबई के अयान संकटा, जिन्हें सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से। ठीक है, और ये महज 12 वर्ष के हैं। कहाँ के हैं? मुंबई के हैं। विश्व के 50 जो यंग बच्चे हैं उनको सम्मानित किया गया है और उन्हीं में शामिल हैं अयान संकटा। ये फोटो आप देख रहे हैं, ये अयान संकटा की ही फोटो है। ठीक है, इनको भी आप याद रखेंगे। बात करें किस कारण इन्हें सम्मानित किया गया है, तो अयान संकटा ने अपनी परियोजना पवई झील का संरक्षण एवं पुनरुद्धार, इसके लिए बहुत काम किया और इसी के लिए इन्हें 8 से 14 वर्ष की आयु में तीसरा स्थान मिला है। यानी ग्लोबल रैंकिंग इनकी कितनी है? तीसरी है। ठीक है, साथ में याद रखना है यह झील मुंबई की पेयजल का स्रोत थी कभी ना कभी, लेकिन बाद में कचरा और सीवर के पानी से दूषित हो गई और इसी के पुनरुद्धार के लिए, संरक्षण के लिए अयान संकटा ने काम किया और इसी के लिए सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से? इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको याद रखना है। साथ में याद रखेंगे सम्मानित किसने किया है, तो आपका उत्तर होगा एक्शन फॉर नेचर ने इन्हें सम्मानित किया गया है। किस आयु वर्ग में? 8 से 14 आयु वर्ग में। ठीक है, ग्लोबल रैंकिंग इनकी कितनी है? तीसरी है।
किस शहर से संबंधित है? मुंबई संबंधित है। किस झील का इन्होंने पुनरुद्धार किया? तो आपका उत्तर होगा पवई झील का, जो कहाँ पर बहती है? तो आपका उत्तर होगा मुंबई में। क्लियर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक नई क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव CFLI इंडिया साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका उत्तर होगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम और भारत ने क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो संभव प्रयास हो सकते हैं उनके लिए जितना भी फाइनेंस यानी वित्त का खर्चा होगा उसका मैनेजमेंट किया जाएगा इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ठीक है, दोनों ही देशों में इस योजनाओं को चलाया जाएगा और इसी योजना के लिए साझेदारी की गई है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच, क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही कसाई नदी किस देश में स्थित है? तो ये हाल में चर्चा में थी। इस नदी का पानी लाल हो गया था जिसके कारण ये काफ़ी न्यूज़ में कवर की गई। किस देश में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। नदी का नाम है कसाई नदी। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़े तो ये चर्चा में क्यों थी? क्योंकि इसकी नदी का पानी लाल हो गया था। इसमें दरियाई घोड़े, मरे हुए मछलियों के सब नदी में तैरते हुए दिखाई दिए थे। कारण क्या था? पॉल्यूशन इसका कारण था। ठीक है, प्रदूषण पहली बार कसाई नदी की सहायक नदी में पाया गया था जो कि बाद में कसाई नदी में भी फैल गया। कसाई नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो नोट कर सकते हैं सिकापा यहाँ की कसाई नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कसाई नदी की एक ये जो सिकापा है ये सहायक नदी है और इस सिकापा के पास जो है खनन का कार्य होता है। 3 बड़ी बड़ी खदानें हैं खनन की और इन्हीं खनन से जो रिसाव हुआ उसने पूरे वाटर को, पूरे पानी को पल्यूट कर दिया, जिसके बाद दरियाई घोड़े और मरी हुई मछलियों का सब देखने को मिला कसाई नदी में और नदी इस कारण लाल हो गई थी। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कसाई नदी जो चर्चा में रही किस देश में बहती है? तो आपका उत्तर होगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी फिलिपिन 2021 कहाँ आयोजित की गई? तो वर्ल्ड स्टैम्प एग्जीबिशन फिलिपिन 2021 का आयोजन किया गया जापान में। प्रत्येक 10 वर्ष में इसका आयोजन होता है, इसीलिए हो सकता है ये पूछा जाए क्योंकि 10 वर्ष बाद इसका आयोजन हो रहा है। तो कहाँ हुआ? जापान में। इसको लगाएंगे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जापान की राजधानी टोक्यो में इसका आयोजन किया गया विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी, जिसे फिलिपिन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के लिए टेस्ट मैच में 31 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है शार्दुल ठाकुर। इनको लगाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन्होंने 31 गेंद में अर्धशतक लगाया। किस मैच में? टेस्ट मैच में। तो अगर ये दूसरे बल्लेबाज हैं तो पहले बल्लेबाज कौन है? तो आपका उत्तर होगा कपिल देव। कपिल देव ने मात्र 30 गेंदों में अर्धशतक लगाया टेस्ट मैच में और ऐसा करने वाले कपिल देव पहले बल्लेबाज हैं। 31 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले शार्दुल ठाकुर दूसरे बल्लेबाज हैं। तो याद रहेगा कपिल देव ने कितनी गेंदों पर लगाया? तो आपका उत्तर होगा 30 गेंदों पर। अगला प्रश्न है, कौन इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ एशिया के पहले सेलिब्रिटी बन गए हैं और इसके साथ ही विश्व में फॉलोअर्स के मामले में चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं? तो चौथे नंबर पर विश्व में कौन पहुंच गए हैं इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स के मामले में? तो आपका उत्तर होगा विराट कोहली। वहीं विराट कोहली का इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में पहला स्थान है। ठीक है, और ग्लोबल रैंकिंग कौन सी है? इनकी चौथी है। तो ग्लोबल रैंकिंग में पहले नंबर पर कौन है? तो आपका उत्तर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दूसरे नंबर पर लियोनेल मेस्सी है और तीसरे नंबर पर है नेमार। नेमार के बाद चौथे नंबर पर है विराट कोहली। तो ये एग्जाम में पूछा सकता है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाले देश के पहले IAS ऑफिसर कौन बन गए हैं? तो ये काफ़ी पुराना करंट अफेयर है। आगे हम जो 3-4 करंट अफेयर देखेंगे वो काफ़ी पुराने हैं लेकिन इंपॉर्टेंट थे और वो छूट गए थे, इसलिए उनको आज के वीडियो में कंपाइल कर लिया गया है। तो आप इन्हें नोट कर लेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले देश के पहले IAS ऑफिसर कौन है? इनका नाम है सुहास एलवाई। ठीक है, ये इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो आपका उत्तर होगा सिल्वर मेडल। किसमें? टोक्यो पैरालंपिक में। 2007 में ये IAS ऑफिसर बने थे, वर्तमान में ये DM है और साथ में ये अब मेडल विजेता भी हो गए और ऐसा करने वाले ये पहले IAS ऑफिसर हैं, इसीलिए सुहास एलवाई का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पहली बात, इन्होंने लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा मेडल जीता था? तो आपका उत्तर होगा ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक टोक्यो पैरालंपिक में, ठीक है। और हाल ही में असम राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने किसानों के लिए किसान स्टोर नामक ऑनलाइन मंच फोरम को लॉन्च किया है? तो किसान स्टोर ये एक ऑनलाइन मंच है, प्लेटफॉर्म है। जैसे हम लोग अमेजॉन की अलग अलग वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, सॉरी अलग अलग वेबसाइट को नहीं, अमेजॉन वेबसाइट को यूज़ करते हैं और अपने अलग अलग सामानों को, प्रोडक्ट्स को हम मंगाते हैं। उसी प्रकार से किसान स्टोर से किसान भी क्या कर पाएंगे, जो उनके लिए बीज है, कृषि के टूल हैं, एक्सेसरीज हैं, उन सब को ये घर बैठे होम डिलीवरी के माध्यम से मंगा पाएंगे। ये सुविधा किसान स्टोर प्रदान करता है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इस सुविधा के साथ किसने लॉन्च किया है? तो आपका उत्तर होगा अमेजन ने, और इससे किसानों की बड़ी मदद होगी। तो आप याद रखेंगे किसान स्टोर किस लिए लॉन्च किया गया है, ताकि जो ज़रूरी इक्विपमेंट हैं, किसानों के बीज है, ठीक है, कृषि टूल हैं, अन्य एक्सेसरीज हैं और उर्वरक हैं, इन सब का किफ़ायती दामों पर उनके घर पर, उनके डोर पर डिलीवरी हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए अमेजन ने किसान स्टोर नामक एक मंच को लॉन्च किया है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, हाल ही में विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने और लागू करने के लिए किसने बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड जीता है? तो आपका उत्तर होगा गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली, ठीक है। इसने जीता है विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने और लागू करने के लिए बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट, ठीक है। इसको कौन प्रदान करता है? तो आपका उत्तर होगा भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है। प्रत्येक वर्ष यह अवार्ड किसी न किसी यूनिट को प्रदान किया जाता है। 2021 में यह अवार्ड दिया गया है गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली को। किसके द्वारा? नोट करेंगे, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। इसके साथ नोट करेंगे गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप को जो ये बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट का अवार्ड दिया गया है, यह ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में इस वर्ष का, यानी अभी तक जितने अवार्ड दिए गए हैं 2021 का जो ये अवार्ड है, यह इसका 22वां राष्ट्रीय अवार्ड है। और भारतीय रेलवे की यह पहली रेलवे वर्कशॉप है जिसे बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट से सम्मानित किया गया है। इसीलिए इसको याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। साथ में याद रखेंगे ये जो इस वर्ष का अवार्ड था ये कौन से नंबर का था? 22वें नंबर का था। अगला प्रश्न है, 53 साल बाद यूएस ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम है एम्मा रादुकानु, जिन्होंने कनाडा की लीले फर्नांडिस को हराकर 53 साल बाद यूएस ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला बनने का खिताब भी जीता है। तो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, यानी यूएस ओपन की जो विमेन एकल खिलाड़ी है महिला, उन्होंने कौन इसकी विजेता रही? तो आपका उत्तर होगा एम्मा रादुकानु, ठीक है। कितने वर्ष बाद किसी ब्रिटेन की खिलाड़ी महिला ने जीता है? तो आपका उत्तर होगा 53 साल बाद। किसको हराया है? तो आपका उत्तर होगा कनाडा की लीला फर्नांडिस को, ठीक है। इनकी उम्र महज 18 वर्ष है। और मारिया सारापोवा सबसे कम उम्र की ग्रैंड स्लैम को जीतने वाली फीमेल खिलाड़ी थी। इनकी उम्र महज 17 वर्ष थी। और मारिया सारापोवा के बाद ये दूसरे नंबर की सबसे कम उम्र की बन गई हैं एम्मा रादुकानु, जिनकी उम्र 18 वर्ष है। इन्होंने इस ग्रैंड स्लैम को जीता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं यूएस ओपन में महिला खिलाड़ी तो हमने देख लिया, पुरुष खिलाड़ी में कौन विजेता रहा? तो यूएस ओपन में नोवाक जोकोविक को हराकर दानिल मेदवेदेव ने खिताब अपने नाम कर लिया है। किसने जीता है? दानिल ने, ठीक है, जिनका नाम है दानिल मेदवेदेव, ठीक है, रशिया के हैं। इन्होंने किसको हराया है? नोवाक जोकोविक को, ठीक है। क्लियर हो गया? आपको बता दें जो ये दानिल है ये लगातार 3 बार तक ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे और पहली बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता, वो भी यूएस ओपन, वो भी किसको हराकर? नोवाक जोकोविक को हराकर, जो अभी तक 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, ठीक है। यानी 21वें इनके ग्रैंड स्लैम के फाइनल के खेल में दानिल मेदवेदेव ने इनको हरा दिया और खिताब अपने नाम किया। तो ये इम्पॉर्टेंट है इस बार का यूएस ओपन, ठीक है, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी नए हैं, इसीलिए एग्जाम में इसके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ऑपरेशन के तहत 8 दिव्यांगों ने सियाचिन ग्लेशियर की
662 फुट की ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर एक साथ सर्वाधिक संख्या में दिव्यांगों को पहुंचने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ऑपरेशन का नाम क्या है, तो आप नोट करेंगे ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम एक्सपीडिशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाम क्या है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम एक्सपीडिशन। और इसके अंतर्गत सर्वाधिक दिव्यांग कितने, कुल मिलाकर 8। इन्होंने कहाँ तक पहुँचे हैं, ये कुमार पोस्ट तक, जिसकी ऊंचाई कितनी है 15,642 फीट। ठीक है, और सबसे अधिक संख्या में दिव्यांगों को पहुंचने का ये नया कीर्तिमान है, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम एक्सपीडिशन। याद रखेंगे, ठीक है। कितने इसमें दिव्यांग शामिल थे, संख्या जरूर याद रखनी है, 8 दिव्यांग शामिल थे। और किस ग्लेशियर की ये कुमार पोस्ट है, किस ग्लेशियर में स्थित है, तो आपका उत्तर होगा सियाचिन ग्लेशियर में। ऊंचाई भी याद रखनी है आपको 15,642 फुट। ठीक है, अगला प्रश्न था गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो कल ही शपथ ली है गुजरात के नए मुख्यमंत्री ने, इनका नाम है भूपेंद्र पटेल। ठीक है, किसका स्थान लिया है, विजय रूपानी का स्थान लिया है। इसके साथ पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं। तो आज करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा हो गए, शायद 20 या 22 थे, लेकिन पुराने जो करंट अफेयर छूटे हुए थे उन सबको कवर किया गया है। साथ में कल सेशन नहीं आया था 13 सितंबर को, उसके भी जो ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उन सबको कवर कर दिया गया है। तो सबको नोट करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम उन प्रश्नों की बात करते हैं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों ही प्रश्नों का जवाब आप एक ही कमेंट में लिखेंगे, जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस मंत्री को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। तो आपका उत्तर होगा धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी या पीयूष गोयल। दूसरा प्रश्न है 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने का नया रिकॉर्ड बनाने वाले पहली भारतीय बॉलर कौन बन गए हैं। आपके विकल्प हैं जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, कुलदीप यादव या रविंद्र जडेजा। ठीक है, तो इन विकल्पों में से अपना उत्तर बताएंगे। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया डॉली सिंह जी के द्वारा। डॉली सिंह जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था, किस राज्य में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया। तो ELF का उद्घाटन किया गया राजस्थान में, किसके द्वारा। तो आपका उत्तर होगा नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ठीक है, राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति में नितिन गडकरी ने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके लिए है, भारतीय वायुसेना की अगर इमरजेंसी लैंडिंग होती है विभिन्न वायुयानों की, तो उसी के लिए इस इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड को बनाया गया है। दूसरा प्रश्न क्या था, गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक लिखी गई है उत्पल बनर्जी के द्वारा, गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी। गीत गोविंद 12वीं शताब्दी की किताब है ओरिजिनली, जिसे जयदेव के द्वारा लिखा गया, और इसी किताब पर एक टिप्पणी लिखी है। ठीक है, टीका लिखा है किसने, उत्पल बनर्जी ने। इस किताब का विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो आपका उत्तर होगा किशन रेड्डी गंगापुर के द्वारा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, किसने इसका विमोचन किया और किसके द्वारा ये किताब लिखी गई है, गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी। ये एग्जाम में पूछा सकता है। तो ये हो गया आज का सेशन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।